हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई 2 नंबर वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका और उसका आंसर भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखे। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखे, यह आपका जो चैप्टर है विलयन, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोल्यूशन बोलते हैं, उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन है। और यह देखिए कई बार आपका पूछा जा चुका है। 1986 में यह पूछा हुआ था। यह आपको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा आपको इस तरह से लिखा हुआ। 2019 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, और जो 2025 जो हाल में ही अभी एग्जाम हुआ है उस वक्त भी यह पूछा हुआ था। तो चलिए सभी का क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखते चलेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन तो वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रॉवल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आप चाहे तो सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा विलयन जो रॉवल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो वैसा विलयन जो रॉवल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। या फिर इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रॉवल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसका डेल्टा एच का मिश्रण करेंगे, डेल्टा एच को मिक्स करेंगे तो इसके बराबर में हमारा 0 आएगा। और इसमें भी अगर डेल्टा भी मिक्स भी आयतन भी इसमें मिश्रण किया जाए तो वह भी हमारा 0 ही आएगा। और देखिए हमारा यहाँ पर जो सेकंड नंबर है उसका अंतर अनादर्श विलयन, तो यह ठीक उसका उल्टा है। आप यहाँ पर चाहे तो सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि वैसा विलयन जो रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। या फिर चाहे तो आप थोड़ा सा लॉन्ग लिख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। देखिए वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है डेल्टा एच मिक्स जो है, जो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स है वह इसके 0 के बराबर में नहीं है, और जो डेल्टा भी मिक्स है ये भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो आयतन है वो और सांद्रण है कोई भी इसके 0 के बराबर नहीं है। और देखिए यह कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है यहाँ पर जब आपका मंथली एग्जाम होगा तब भी आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। जो फैराडे जो है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें यह क्वेश्चन आपको मिलता है। देखिए यह 2011 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2019 में और 2020 में। और यह जितने भी मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ सब PYQ है और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए यह कितना बार पूछा चुका है और इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। तो देखिए जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, उस पर जितना भी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किया जाता है और उसमें जितना भी विद्युत धारा का परिमाण है सबके वह समानुपाती होता है। विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें जो भी इलेक्ट्रोड है उसमें जितना पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होती है और विद्युत धारा के वह परिमाण के समानुपाती होता है। देखिए विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए जब इसका इक्वेशन आप लोग लिखिएगा तो आएगा m समानुपाती CT, और इसको जब बराबर कीजिएगा तो m बराबर ZCT, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर Z के जगह पर आप E का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि E भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और जो Z होता है या फिर E होता है यह एक नियतांक होता है, यह एक कांस्टेंट है, यहाँ पर यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर है अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, यह चौथा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। और देखिए यह 2011 में पूछा जा चुका है, 2016 में और 2019 में। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया हुआ हो कि यहाँ पर एक
और बी, और यहाँ पर भी एक दिया हुआ हो, तो जो अभिक्रिया के जो घातों है, घातों का योग, जैसे कि यहाँ पर 1 है और 1, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 + 1 = 2, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 भी होता तो जुड़ कर हमारे पास आ जाता 3। तो यही है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, जो यह रासायनिक अभिक्रिया है इसके वेग समीकरण में जो घात है, इनके घातों को योग को ही हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? यह भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए 2011 में पूछा जा चुका है, यह 2016 में, 2020 में, और जो फिलहाल में एग्जाम हुआ था 2025 का, उसमें भी यह आया था। तो देखिए इसका भी हम लोग जितने भी क्वेश्चन है सबका हम लोग बहुत सरल से सरल, जितना सरल हो सकता है सबका हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा है बहुत आसान भाषा में। देखिए यदि किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई विलायक है, यहाँ पर विलायक है, और अगर इसमें हम लोग विलेय पदार्थ, अगर इसमें हम लोग कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, विलेय पदार्थ, देखिए यदि किसी विलायक में हम लोग विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तो विलायक का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं? तो यदि किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सक्रियण ऊर्जा क्या है? देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या है, यह भी 2013 में और 2015 में पूछा जा चुका है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका भी आंसर हमने बहुत आसान लिखा है। तो देखिए देहली ऊर्जा तथा अणुओं की ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, देखिए सक्रियण ऊर्जा, जिससे आपका जो आंसर शीट है वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा देखिए देहली ऊर्जा तथा अणुओं की ऊर्जा के अंतर को, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अंतर को हम लोग माइनस में डिनोट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर लिख लेते हैं अणुओं की ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर जो सक्रियण ऊर्जा है, यह देहली ऊर्जा तथा अणुओं की ऊर्जा के अंतर को हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो आपको यह पक्का याद हो गया होगा कि सक्रियण ऊर्जा हम किसे कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भर्जन क्या है? भर्जन जिसे आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भर्जन क्या है। तो देखिए यह 1997 में, 2011 में और 2016 में भी पूछा जा चुका है, और यह कई बार जो मंथली एग्जाम होता है उसमें भी यह पूछा जा चुका है। तो देखिए वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है उसे भर्जन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायु जो है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और जो निस्तापन होता है उसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखिए वह प्रक्रम यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है उसे भर्जन कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है उसे भर्जन कहते हैं। और देखिए यह आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर 6 ही आज क्वेश्चन है, देखते हैं अगर इस वीडियो पर अगर व्यू आता है और लाइक आता है, और अगर आप लोगों को और भी इसी प्रकार से चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो कि कितना कितना पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन अगला भी मिलेगा, जिससे हमको मालूम चलेगा कि हाँ आपको ये अभी चाहिए या फिर अभी आपको यह नहीं चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।